एरिस्टोटल के फ़लसफ़े में लाइक एनी अदर फिलोसफर एंड मोर सो प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इनका वर्क बहुत डाइवर्स है। आप एरिस्टोटल के साथ भी पूरी उम्र आप बिता सकते हैं, कैन लिव विद हिम लाइक फॉर योर एंटायर लाइफ। फ़लसफ़े के नज़रिए से, और अगर हमको प्रिसाइज और रिफाइंड किसी एक सेगमेंट को एरिस्टोटल से समझने की ज़रूरत है, वी कैन से we should know at least two things from him. One is his metaphysics, second is his logic. We can say that we should also know his ethics. हाँ, वो भी अपना एक है, निकोमेकियन एथिक्स है उनकी, बहुत मशहूर किताब है। लेकिन कोर यही दो हैं, कोर टेक्स्ट्स उनके। लॉजिक पे उन्होंने बहुत वर्क किया, और उनका मेटाफिजिक्स, ये दोनों चीज़ें। हम इसमें से लॉजिक को तो नहीं देखेंगे, हम इसमें से इनका मेटाफिजिक्स देखेंगे। और फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर स्टडी और वर्क वुड बी डन इफ वी डू दैट मच। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफी ऑफ एरिस्टोटल, वी आर टॉकिंग अबाउट हिज मेटाफिजिक्स। कॉजेशन पे सबसे ज़्यादा इनका वर्क है, तो हम उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। एरिस्टोटल के लिए इल्म का जो सोर्स है वो हमारे अंदर का एक सेंस ऑफ वंडर, जो मैं इस दुनिया को देखकर हैरान होता हूँ, उसके अंदर से एक that sense of wonder that how is this thing working, that whatever there is, what is there, why isn't there anything else than this? तो ये है सोर्स इल्म का। इल्म इसी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता। इल्म का यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा फिलॉसफी। सो एंटायर नॉलेज सेट ऑफ ह्यूमंस इज कोटर्मिनस विद द टर्म फिलॉसफी। ये जो रिगार्डिंग दिस वंडर, एरिस्टोटल के टाइम पे ये वंडर को और वंडरफुल बना दिया था एक दो इक्वली कॉम्पीटिंग वर्ल्ड व्यूज ने, जिसको प्लेटो ने भी he had tried to solve, वो the world of being and the world of becoming. Is the world changing or is it like static? प्लेटो ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, हमने देखा, लेकिन at the end of the day we can say that he just created a static world and a changing world. उनकी, और उसमें से रियलिटी क्या है प्लेटो के लिए, वही आइडियल वर्ल्ड, और वो स्टैटिक है। एरिस्टोटल का फंडामेंटल प्रॉब्लम भी यही है, बीइंग और बिकमिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। डेमोक्रिटस ने भी अब तक वो डेवलप कर ली थी थियरी ऑफ एटम्स, जो हिंदुस्तान में कनाद ने किया था, वो यूरोप में डेमोक्रिटस। इनका थियरी ऑफ एटम्स डिस्क्राइब कर रहे थे, और ये ना वर्ल्ड की प्रोग्रेस, वर्ल्ड की बिकमिंग कैसे होती है बाय द एडिशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ एटम्स। ये तो डेमोक्रिटस कर चुके थे। ऑन द अदर हैंड प्लेटो थे। डेमोक्रिटस का मटेरियल व्यू है दुनिया का, प्लेटो का क्या था, आइडियाज। सो ही हैड एडवांस्ड द थ्योरी ऑफ आइडियाज, द डॉक्ट्रिन ऑफ आइडियाज, और उसमें ये स्टेशनरी है, ये कभी नहीं बदलते। द आइडिया ऑफ ए सर्कल नेवर चेंजेस। इन बोथ केसेस हमारे पास एक क्लियर रिलेशन बिटवीन बीइंग एंड बिकमिंग नहीं डिफाइन होती है। वी डोंट नो what the relationship is between the two things. The question which is more subtle
and more basic than this is, what is the nature of knowing at all? एरिस्टोटल के हिसाब से to know a thing is to know causes. मूल सिद्धांत को समझना is to know. रूट कॉज जिसको हम कहते हैं, चीज असलन है क्या, आई कहाँ से है, where did it come from? The knowledge of where did it come from would tell us what the thing is. लेकिन ये कॉज हम ये खुद में मसले को सॉल्व नहीं किया, ये मसले को एक स्टेप दूर कर दिया. जैसे ये चीज आई कहाँ से, ये चीज came from X. But then the question can now still be asked about X. And it will continue. So what kind of cause would there be finally that would put this human wonder to an end? Solve करे इसको. पहले तो इसको समझते हैं ये जो नेचर ऑफ कॉज है और एरिस्टोटल इसके बारे में क्या कहते हैं. पहले तो knowing means knowing through causes, like I said. हमारी सिविलाइजेशन में हाईएस्ट अचीवमेंट जो इस वक्त की इंसानियत है, वो हाईएस्ट अचीवमेंट किसको मानती है? साइंटिफिक इल्म को. दैट्स द हाईएस्ट नॉलेज वी हैव अचीव्ड. अब इसके यू कैन सी इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑन एवरीथिंग. इवन इन फैक्ट टुडे फिलॉसफीज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. And how I see the prophetic statement in it when he said this slave would give birth to her master, and how it is visible even in knowledge that philosophy gave birth to science, and now science is being utilized to understand philosophy. तो साइंस इस दर्जे पे पहुंच गया है कि फलसफे को भी हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं. इट शुड हैव बीन द अदर वे अराउंड. सो द slave has given birth to its master. So why is it called, why do we consider it? मैं आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्मी दुनिया में भी हम साइंस को क्यों समझते हैं हाईएस्ट नॉलेज, विदाउट गोइंग इनटू द फिलॉसफी ऑफ इट दैट शुड इट बी और शुड इट नॉट बी, और व्हाई इज दैट? बिकॉज इट इज द प्योरेस्ट नॉलेज ऑफ कॉजेज. सबसे क्लियर कट, आराम से क्लियरली सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं व्हाट वुड कॉज व्हाट, हाउ वुड द कॉजेज वर्क, एंड देन द इल्म इज नॉट फॉर सम पर्पस, इट इज फॉर द सेक ऑफ द इल्म. द वे इट इज हम बता देंगे. हमें कोई मेरा मन नहीं करता कि ए इज इक्वल टू एम सी क्यूब हो, ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो या कुछ और हो. आई फाउंड व्हाट वाज देयर एंड आई टोल्ड यू. Disinterested, I found E is equal to mc square. I told you I could have found E is equal to mc square plus v square minus 2as. It could have been anything, but I did it. कोई अल्टीरियर एंड नहीं है मेरा. तो यही causes का भी, this is the first thing about causes, that knowing actually means knowing the causes itself. That's all. Knowing का मतलब ही यही है. लेकिन एक डिफरेंस है मेटाफिजिकल नॉलेज और ये जो हमने अभी बात की है साइंटिफिक नॉलेज की. देयर आर फंडामेंटल डिफरेंसेस. मेटाफिजिकल नॉलेज को हम अंडरस्टैंड करते हैं ट्रेडिशनली और एरिस्टोटल इन पर्टिकुलर एज विजडम. द डिफरेंस वुड बी scientific knowledge deals more with particular instances, while metaphysical knowledge would deal with the first and most universal causes. Metaphysical ilm उसके साथ deal करेगा. Metaphysical ilm नहीं है interested एक particular छोटे से event का current right now जो हो रहा है उसका cause देखने में. Science इसी के साथ deal करती है. Why did this bottle fall? मेटाफिजिक्स उससे बहुत आगे निकल गई है. It wants to know the final cause of all things. Why is there anything at all? The final cause is the end and the purpose for which a thing is. Why is it there at all? तो ये जो why is it there ना,
इसके बड़ा इंटरेस्टिंग कॉनोटेशंस है जब आप इसके बारे में सोचेंगे अपने जहन में. व्हाई, it's very beautiful. The answer to why has twofold implication. आप इसको सोचे दिमाग में कि जब आप किसी चीज़ का why आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप उसका थिंक अबाउट ए टाइमलाइन. एक टाइमलाइन है, इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. टुवर्ड्स लेफ्ट इज पास्ट, टुवर्ड्स राइट इज फ्यूचर, एंड समवेयर इन द मिडल कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करे दैट इट केम इनटू बीइंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. से एट ओरिजिन जीरो, एट टाइम जीरो इट केम इनटू बीइंग. उससे पहले पास्ट है, उससे आगे फ्यूचर है. नाउ द क्वेश्चन ऑफ व्हाई वुड हैव टू, इसको आप दो डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं, फ्रॉम फ्यूचर एंड फ्रॉम पास्ट. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि ये आया कैसे इनटू बीइंग, इससे पहले हुआ क्या था. अच्छा, ये एक्स वाई जेड हुआ था, फिर पी क्यू आर हुआ, फिर ओ दिस इज वाई, दिस इज वाई अर्थ इज देयर. There happened a big bang, and then there was this expansion of universe, cooling down, certain matter came together, gravitation, everything, it became. So this is from the वो past वाला side, उस direction से जब आप y को approach करेंगे. दूसरा फ्यूचर वाली डायरेक्शन से इसी को अप्रोच करना, वो है कि मकसद क्या था, बना किस लिए. वाई के दोनों इम्प्लीकेशंस है. हम इसको अपने जहन में जब वाई को देखते हैं, वक्त का जो उस वक्त रुझान होगा हम वो वाला वाई समझते हैं चीज़ों का. इसको आप डिफ्रेंशिएट कर ऐसे भी कर सकते हैं. यू कैन कॉल द फ्यूचर पर्सपेक्टिव एज वाई एंड द पास्ट पर्सपेक्टिव एज हाउ. कि बना कैसे, दैट वुड बी द हाउ ऑफ इट, एंड बना क्यों, दैट वुड बी द व्हाई ऑफ इट. हम इसको फिलोसॉफिकली कह सकते हैं, टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ की, कि पर्पस क्या है इसके बनने का, पर्पस ही क्या है इस चीज़ का. एरिस्टोटल का मकसद यही है, ये वाला टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन. क्या ठीक है, आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो यूनिवर्स ऐसे बनी, बिग बैंग हुआ, एवरीथिंग, आई नो द कॉस्मिक रेडिएशंस, आई नो हबल टेलीस्कोप आसमान में है और उसने बता दिया कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, एवरीथिंग आई नो, उसको रिवर्स किया, बिग बैंग भी पहुंच गया, एवरीथिंग. माय क्वेश्चन इज नॉट दैट. माय क्वेश्चन इज व्हाई इन दिस सेंस. होना ही क्यों था ये, किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, हो रहा हो किस मकसद से हो रहा है. व्हाट इज द टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन. जो साइंस आपको बताती है वो मैकेनिकल व्यू है. मतलब ये मैं कंट्रास्ट नहीं कर रहा कि बेहतर कौन सा व्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ इसको देखने के दो. देयर आर टू टेस्ट्स यू माइट हैव. सम पीपल हैव दिस टेस्ट कि ओके आई लव नोइंग हाउ इट केम इनटू बीइंग, एंड दैट्स आल्सो कॉल्ड व्हाई इन सर्टेन वेज. दूसरा ये है, दूसरा जाविया नजर ये हो सकता है. So science essentially deals with this world of facts and becoming. Aristotle's genius lies in what? Not discarding science, not discarding mechanism. No, his genius lies in reconciling the two. कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है. प्लेटो भी यही आंसर करना चाहते थे, प्लेटो के सामने भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन प्लेटो ने जब इसका जवाब दिया, आप याद करें उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स लिया, उन्होंने मेटाफोरिकल एग्जाम्पल्स दिया, उन्होंने आशिकी में बदल दिया मेटाफिजिक्स को, बिकेम पोएटिक. लेकिन प्लेटो के पास भी टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, द आइडिया ऑफ गुड. वो खींच रहा है पूरे मैटर को अपनी तरफ. द आइडिया ऑफ गुड, एवरीथिंग, एवरीथिंग they imitate, they copy, they participate in ideas, and everything wants to become as perfect as ideas are. एरिस्टोटल के लिए पूरी कायनात वो भी realizes a stream end, but the end is embodied in it, it's not outside it. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है जो is
moving towards an end, but the end is within the organism. It's not like outside it. एक पेंटिंग जब आप बनाना शुरू करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेंटिंग मैं कह रहा हूँ, तो उस पेंटिंग का एक एंड है जहाँ पे वो मुकम्मल होगी, और वो उसी पेंटिंग के अंदर है, वो कोई बाहर नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेंटिंग. इस पे I have to say from the perspective of it because we can disagree on this, and that's why philosophy continued. It did finish with Aristotle because there are questions. 4 क्वेश्चन आंसर करने के बाद वो 4 उठते हैं. तो एरिस्टोटल के लिए भी जो एंड ऑफ द यूनिवर्स है ये आउटसाइड यूनिवर्स नहीं है, इसी के अंदर है. एरिस्टोटल अपना फलसफा शुरू करते हैं इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन. ही स्टार्ट्स विद व्हाट फैक्ट्स जो आपके सामने है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी इन एरिस्टोटल द फर्स्ट empiricist. There were empiricists before him, but then एरिस्टोटल मतलब कहते हैं कि एरिस्टोटल का है अंदाज़ बयां कुछ और. तो एंड ही नेवर लूजेस साइड ऑफ हिज फैक्ट्स. वो कभी आइडियल रेल में नहीं जाएंगे, वो जो है आपके सामने उसी में कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की. अब इनके सामने एक सिंपल फेनोमेना है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन. आपके सामने चीज़ें बनती रहती है, खाना बनता है, फर्नीचर बनता है, गाड़ियाँ बना रहे हैं. अब दीज थिंग्स आर लाइक हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो एरिस्टोटल के सामने भी चीज़ें बन रही थी उनके ज़माने में, in construction of a building, construction of a home, a chair, or anything. So Aristotle has this very keen insight. He wants to see what all causes a thing into coming into being. एक पॉट बनाया, क्या क्या कॉजेज रहे इसको बनाने के लिए. एरिस्टोटल का जीनियस यही है कि वो उसमें उस कॉज को रिकॉग्नाइज कर पाए. एजम्पशन क्या है एरिस्टोटल की कि अगर मैं इंसान की बनाई कोई चीज, इंसान की तख्लीक, the things that humans make, if I can understand the causes of those things, I would have understood the causes of universe as well. Human causation is a small example of cosmic becoming as well. So what does Aristotle find? There starts his philosophy. Aristotle finds कि there are 4 kinds of causes जो simultaneously work करते हैं. मटीरियल, एफिशिएंट, फॉर्मल, फाइनल. ये 4 कॉजेज. हम इनको समझेंगे कि कॉजेज हैं क्या, यही पढ़ना है हमको, यही हमको समझना है. सो एरिस्टोटल ये 4 कॉजेज है. उन्होंने जब नोटिस किया कि जब ये दिस चेयर वाज मेड, आई कुड सी 4 कॉजेज इन देयर. क्या कॉजेज देखे उसने? पहले उन्होंने देखा कि वुड के बिना ये चेयर नहीं बन सकती थी. सो वुड इज वन ऑफ द कॉजेज that the chair came into being. This is his material cause. This is his material cause. लेकिन इस कायनात में जितना भी वुड है वो सब चेयर ही बन रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है. इन फैक्ट कोई भी वुड कुछ भी नहीं बन रहा है unless and until certain instruments used with a particular set of skills. जब तक वो स्किल, वो इंस्ट्रूमेंट्स उस पर काम नहीं करेंगे तब तक वो चेयर नहीं बनेगी. एरिस्टोटल सेड, दैट्स माय सेकंड कॉज राइट देयर. एफिशिएंट कॉज दैट हैज टू वर्क ऑन द मटेरियल कॉज. ठीक. इसके बाद वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर स्किल और इंस्ट्रूमेंट काम करेंगे इस वुड पे तो चेयर बनेगी. एरिस्टोटल सेज नो, it has to work in a particular way. It has to work in a form of chair. It has to work in that shape, that design. And the kind of, obviously, what kind of chair you want to make. So, there comes in the formal cause. Formal, not in the sense official formal, no. Formal as in form, K related. So, formal cause. Aristotle says, lastly, there has to be a final cause for which the chair is made.
ये ऑफिस के लिए हो सकती है, ये सिंपल डेकोरेशन पर्पसेस के लिए हो सकती है कि रखनी है ऐसे, गार्डन के लिए हो सकती है, आर्म चेयर रेस्ट करने के लिए हो सकती है, डाइनिंग टेबल के लिए हो सकती है. So there has to be a final purpose for which the chair has been made. Necessarily, एरिस्टोटल के हिसाब से अगर ये चार में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, there wouldn't be an effect. These four things have to be there. इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. ये जो एरिस्टोटल ने आपको कॉजेशन की थ्योरी दी, ये साइंटिफिक कॉजेशन की थ्योरी नहीं है जो मॉडर्न सेंस में हम कॉजेशन समझते हैं. इट्स नॉट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. The very meaning of material here is not the same as physical matter. आगे हम इसको समझेंगे और डिटेल में. दूसरा, साइंटिफिक कॉजेशन क्या होता है? वो इनवेरिएबली सक्सेशन ऑफ इवेंट्स की बात करता है. A cause is antecedent of the effect. ये हमेशा उससे पहले होगा और उसके कनेक्टेड होगा साइंस में. लेकिन एरिस्टोटल के लिए जो कॉजेज हैं ये सिमल्टेनियसली प्रेजेंट है. They are together, all these four. Efficient cause साइंटिफिक पर्पस के लिए the how of it है. So the how of science is the efficient cause of Aristotle. वो मैकेनिकल वे ऑफ कॉजेशन कैसे बना. और फाइनली साइंस डज नॉट ऑब्वियसली see a purpose in anything. They report things as they are. They don't admit to teleological explanations. तो एरिस्टोटल का जो ये कॉजेशन हम समझ रहे हैं ये मेटाफिजिकल है. And he is in search of the final causes of the universe. और एक important चीज, और हमारे, because you can never have detached view of any study. You just cannot have it. तो एक चीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो ये कि साइंस दैट एज वी नो इट, उसके लिए यूनिवर्स एज अ होल का एक्सप्लेनेशन उनको जरूरत नहीं है, ना वो उसमें जाते हैं. उनको पर्टिकुलर इवेंट्स में इंटरेस्ट है. एरिस्टोटल जब बात कर रहे हैं कॉजेज की, इनके लिए मकसद यूनिवर्स एज अ होल है. He is trying to solve the fundamental problems of human thinking. साइंस का ये मकसद नहीं है. और इस वजह से, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी साइंस है. हमको लगता है कि इट्स साइंस दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट द ट्रूथ इज दैट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट मैटर टू अ कॉमन मैन. They do not shape you in any way. It's their end result that shapes you. CERN में experiments हो रहे हैं इस वक्त. James Webb is unfolding its wings. They'll find a planet somewhere. Like it doesn't affect you in your personal life. It doesn't affect you how you cook your food, how you slaughter an animal, what kind of dresses you wear, आपके moral codes, nothing. लेकिन ये जो मैंने बातें बोली, they all affect you. Like countries' economic policies, they will affect you. ये सारी चीजें आप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है. सो इट्स एक्चुअली सोशल साइंसेज दैट आर मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस देन साइंटिफिक स्टडीज. That doesn't mean scientific studies do not have importance. A lot of importance. In fact, you cannot do one without the other. So they are all important in that sense. But personally, you cannot have scientific temper, but you will definitely have some kind of sociological temper. You cannot avoid it. तो इस वजह से हमारा जो मेटाफिजिकल व्यू है ये साइंटिफिक व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बट माशरे में देयर इज अ डिफरेंट ऑपोजिट रुझान है. एरिस्टोटल से पहले के फिलोसफर्स और अब हम ज़्यादातर मटेरियल कॉज पे ध्यान देते हैं.
आयोनियंस थे जो, ये प्री सोक्रेटिक स्कूल है, आयोनिया जगह का नाम है। तो वहाँ के फ़लसफ़े फिलोसफर्स थे। इनफैक्ट थेल्स इज़ वन ऑफ देम, एंड थेल्स इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट फिलोसफर, क्योंकि उससे पहले का रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं किसी फिलोसफर का। वो यूजुअली किसी मटेरियल चीज़ को बताते थे एज द सोर्स ऑफ यूनिवर्स, एयर, वाटर, कुछ भी, बट अ मटेरियल थिंग। जैसे थेल्स थेल्स कहते थे कि ये कायनात जो बनी है, दिस वर्ल्ड, द अर्थ इज मेड ऑफ वाटर। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, हमको जो लगता है कि पुराने लोग गधे थे, इडियट्स थे साइंटिफिकली, दैट्स रॉन्ग। It's problem of translation. It's always a problem of translation, and I'll give you one example. Thales says कि Earth is floating on water. Lot many think that his conception of Earth is that there is some Earth, और नीचे फिर उसके पानी है, और उस पे जो फिजिकली आप इसको फ्रेम करें अपने दिमाग में, कोई अर्थ है और नीचे उसके पानी का बाउल है और समथिंग, देयर इज इनफाइनाइट ओशन, और उस पे ये अर्थ तैर रही है। नो, नहीं, ये नहीं है व्हाट इट मींस। दिस इज प्रॉब्लमस ट्रांसलेशंस, दे डोंट मीन इट। फॉर थेल्स व्हाट ही मेंट व्हेन ही सेड दिस वाज कि अर्थ एज इन मिट्टी, मिट्टी पानी पे तैर रही है। This is what he meant, and it's a very good explanation of whatever was in front of him at that time. What was in front of him? In front of him were continents जिनके edge पे पानी है। अब आप खुद को देखें, think of yourself on a small rock जो जिसके चारों ओर पानी है। So what would you say? जहां तक देख रहे हो पानी है, और ये रॉक जो है ये हिलता भी है कभी कभार, earthquakes, और ये जब टाइड्स होती है तो ये ऊपर आता है, ये नीचे जाता है। टाइड्स जब व्हेन दे कम इन, यू फील द लैंड इज रिसीडिंग, व्हेन द टाइड्स गो आउट, यू थिंक द लैंड इज कमिंग अप। You have two ways of looking at it: either the water is going up or down, or when you do not have any other thing to compare it with, what would you say? It's the earth that is going up and down. So yeah, बट ये लगे हाथ वाला इंफॉर्मेशन है। हम काफी बार ऐसा करते हैं, जस्ट रूल आउट देयर जीनियस पे, ओ थेल सेड दिस इज व्हाट ही मेंट। ये इनका थेल का थोड़ा एक्सप्लेनेशन याद आया मुझे, बट दैट डजंट मीन ही इज लाइक साइंटिफिक की एक्यूरेट। साइंस डेवलप्स, डेवलप होगी, ये क्या मतलब डेवलप होनी है, इट्स नेवर एन एब्सोल्यूट थिंग। तो दे मेड देयर मिस्टेक्स। फॉर एग्जांपल, जब इस थ्योरी को थेल्स समझाएंगे तो इससे नेसेसरी कंक्लूजन निकलेगा अर्थ एज अ होल इज लाइक ट्रैवलिंग ऑन सम वाटर, ये निकलेगा इससे कंक्लूजन, बट दिस इज नॉट हिज फंडामेंटल प्रीमाइस। So the cosmetic application of his premises can change, but his fundamental premise was not wrong entirely. Anyways, आगे बढ़ते हैं। Heraclitus, उनके लिए it was fire that created everything. उसका भी अपना explanation। एम्पेडोकल्स, उनके लिए 4 एलिमेंट्स थे। एनेक्सागोरस, उनके लिए कुछ एलिमेंट है जिसको जो मुझे नहीं पता क्या है, बट है कोई मैटर। इनफैक्ट एम्पेडोक्लीज के लिए he admitted of efficient cause as well. Efficient cause was love and hate. That's what pulls matter into a particular direction. एनेक्सागोरस के लिए भी एक मूविंग फोर्स था, नाउस कहते थे वो उनको। प्लेटो के लिए आइडिया ऑफ गुड, जिसकी तरफ हर एक चीज भाग रही थी। तो सबके लिए कोई ना कोई टेलियोलॉजिकल व्यू तो था ही। एरिस्टोटल्स जीनियस वाज टू कंबाइन ऑल ऑफ दीज। उन्होंने सभी को कंबाइन किया इनटू 4 कॉजेस, एंड दीज 4 causes, as we will see by the end of this discussion, he tried to form a very consistent system. Obviously फिर later philosophers उसमें mistakes निकाल ही लेते हैं, human genius at work, but you would see कि it's a fairly consistent system.
ये अपने 4 कॉजेज को फर्दर रिड्यूस करेंगे। यहाँ से देखिए कितने ब्यूटीफुल इम्प्लीकेशन निकलने वाले हैं। ही वुड रिड्यूस द 4 काइंड्स इनटू जस्ट 2 थिंग्स नाउ, फॉर्म एंड मैटर, जिससे उन्होंने कन्वीनियंटली पूरे यूनिवर्सल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए कैसे। पहले तो फॉर्मल और फाइनल कॉजेज एरिस्टोटल कहते हैं ये है तो एक ही चीज। फॉर्मल कॉज मीन्स व्हाट ए थिंग इज इन इट्स एसेंस, जो प्लेटो के लिए एक आइडिया था, द आइडिया ऑफ चेयर इन योर माइंड व्हेन यू आर मेकिंग इट, इट्स इन योर माइंड, दैट इज द रियल चेयर, प्लेटो वुड से। और एरिस्टोटल के लिए वो एसेंस है चेयर की जो आपके दिमाग में होती है। एंड फाइनल कॉज इज बिकमिंग दिस एसेंस, ये जो आपके दिमाग में ये बनना उस चीज का फाइनल कॉज है। और इट इज द एंड to which the entire process is like moving towards. For example, a chair is in essence, whatever chair is in its essence is the formal cause of the chair. And when it has been actually made, then this was the very end towards which the wood was being shaped from the very beginning. अब efficient cause, ये वो दोनों तो reduce हो गए एक में। Efficient cause क्या करता है? It causes this movement of wood towards becoming a chair. तो इसी के लिए आप अपना स्किल, अपनी एनर्जी, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चला रहे हैं। But why do we need to like cut the wood and chisel it in a skillful way? Why are you doing it like this? Because you want to meet the final end. तो फाइनल कॉज क्या करता है? वो एक्चुअलाइज करता है एफिशिएंट कॉज को ही। एफिशिएंट कॉज भी कोई अलग चीज है नहीं। तो इस सब से पता चलता है आपको इट इज द एंड और फाइनल कॉज जो रियल कॉज है बिहाइंड इवन द एफिशिएंट कॉज। ये एफिशिएंट कॉज भी फंडामेंटल नहीं है। एफिशिएंट कॉज के पीछे भी कोई है जो उसको चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वैसे ही कोई तो है जो इसको the skilled artisan, his hand is moving in a particular way. Why is it moving in that particular way? Aristotle be like the final cause. Hence, final cause is the real cause of becoming and movement in the universe. Therefore, we can say that final cause is really the efficient cause as well as the formal cause. And in this way, the end is actually the real beginning. Poetic. The first act in a play is really the beginning of the drama. The last scene is the real cause towards which all the acts are driven. Finally, हमको पहुंचाना कहाँ है हमारी मूवी को? क्लाइमैक्स पे. That's what I want to show you by this play I have made. कि ये लास्ट में जो मुझे आपको दिखाना है कि हाउ हीर जब आती है एंड रांझा they are meeting and he finds her dead. उस मौके की इंटेंसिटी बढ़ाना to make you feel what it could have felt, वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक पूरा प्ले बनाना पड़ा कि ये कैसे एक गवैये का काम किया पूरे उम्र, फिर कैसे रिश्ता हासिल किया एंड ऑल दैट स्टोरी. सो एवरीथिंग आई डिड फॉर व्हाट पर्पस? टू मेक दिस लास्ट इवेंट हैपन. तो रियल कॉज क्या था पूरे प्ले का? द एंड इन इटसेल्फ. ये हमारे किसी भी आर्ट में आपको दिखेगा, किसी भी पेंटिंग, कोई भी स्कल्पचर, कोई कारपेंट्री, एनीथिंग यू वांट टू डू, you will see all of this happening there. In fact, your own being and becoming, उसमें भी आपको ये दिखेगा. An egg has to become a chick. Hence, chick is the end towards which the egg movement is directed. In the same way, किसी भी पौधे का फॉर एग्जाम्पल बनना, उसके सीड में, सीड का हर एक मोमेंट उसी डायरेक्शन में है टू बिकम द ट्री और द प्लांट. लेकिन इस सब में देखिए आप, प्लेटो से थोड़ा कंट्रास्ट करते हैं इसको. ये जो ये
एंड है, मकसद है, ये उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर है, इट्स नॉट आउटसाइड इट, इट्स विद इन इट। खैर, इस सारे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि एरिस्टोटल ने एफिशिएंट फॉर्मल और फाइनल कॉज को रिड्यूस किया टुवर्ड्स वन कॉज, कि ये एक ही चीज है, दे आर रियली वन। और इस एक को एरिस्टोटल कहते हैं इट्स द फॉर्म ऑफ ए थिंग। सो द फॉर्म ऑफ ए थिंग इज इट्स एफिशिएंट फॉर्मल एंड फाइनल कॉज। एक ही दिक्कत है बस, मटेरियल कॉज, इसका क्या करें? एरिस्टोटल सेज इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, material cause cannot be reduced to any kind of cause. So ultimately Aristotle settles for two, matter and form, और यही दो हैं जो फंडामेंटली एरिस्टोटल के लिए सारी रियलिटी को एक्सप्लेन कर देते हैं। The becoming of man, the becoming of planets, the becoming of organisms, everything. For Aristotle, these two things ये explain. इससे पहले when we talked about matter, I told you कि matter is not scientific sense में जिसको हम matter कहते हैं. So let's see what we mean by matter. Ordinarily हम matter को जब बात करते हैं like iron, gold, bronze, anything, Aristotle का matter is deeper or subtler than that. Aristotle के लिए matter is that which has no shape, which has no quality, nothing of any sort. It is neither, it doesn't have a color, it's not brown, it's not black, it's neither green nor red. It doesn't have a property of light or being heavy. It doesn't have any such, it's not rough, it's not smooth, nothing. Then what is it? एरिस्टोटल से कहते हैं हम कि हाँ हाँ समझ गए, ये भी नहीं है वो भी नहीं है क्या? It's as if like say it's nothing. लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं nothing में कह नहीं सकता, because out of nothing nothing comes. Nothing हो नहीं सकता because at the end of the day something is coming out of it. Chair is finally made of matter. तो क्या है ये? यहाँ पे आप वापस पहुंच गए हिंदुस्तानी फलसफे के अनिर्वचनीय पे। नीति से ये एक्सप्लेन हो सकता है, नॉट दिस से, ये जो भी है। Ordinarily, we think of, say, for example, a lump of clay. We will say कि it's like nothing. It's like without any form. But then it still has a form. It doesn't have a form with respect to something you have in your mind. When you think of form, you think of a brick, you think of a pot, you think of a jar. लेकिन क्ले जो है आपके सामने, इसका भी है, एक फॉर्म है इसका। लेकिन एरिस्टोटल के लिए अब आपको क्लियर ये हो गया होगा कि व्हाई ही डजंट कंसीडर दिस एज मैटर। फॉर हिम मैटर इज समथिंग प्रिमोर्डियल। हम एक्चुअली ये कह सकते हैं कि लंप ऑफ क्ले डज नॉट हैव ए डेफिनेट फॉर्म। लेकिन यहां से इंटरेस्टिंग पॉइंट निकलता है, इफ द लंप ऑफ क्ले डज नॉट हैव ए डेफिनेट फॉर्म, इट डेफिनेटली हैज ए पोटेंशियलिटी। It can have a definite form. It can be turned into a plate. It can be turned into glass. It can be turned into a pot. It can be turned into a brick. ऐसे ही प्राइमल मैटर जो है उसके पास भी कोई फॉर्म नहीं है, बट इट गिव्स राइज टू ऑल थिंग्स दैट आर। The conclusion of this discussion is matter without form does not exist. Even when we cannot say what it is, it's not being as well, it's not existing, but whenever it exists with some form. तो जो भी ये मैटर है अपना प्राइमोर्डियल, विदाउट गोइंग इनटू डिस्कशन, हमने ये पहले भी बोला, फाइनली यू विल हैव टू सेटल विद सम एक्सियम्स। सो मे बी दिस इज एरिस्टोटल्स एक्सियम। जो भी ये है इसके अंदर पोटेंशियलिटी है,
ऑफ बिकमिंग समथिंग, जैसे उस मिट्टी में बिकमिंग पॉट, बिकमिंग ब्रिक। ये जो प्राइमोडियल मैटर है, इट हैज द पोटेंशियलिटी ऑफ बिकमिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसके बाद एरिस्टोटल कहते हैं इट्स नॉट मैटर इन इटसेल्फ दैट इज वैल्यूड, इट इज फॉर्म दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एग्जिस्टिंग थिंग। एरिस्टोटल कहते हैं, चेयर का एग्जाम्पल ले, आप चेयर को वैल्यू इसलिए करते हैं क्योंकि इट्स बिकॉज इट्स मेड ऑफ वुड। डू यू वैल्यू ए चेयर बिकॉज इट इज वुड? नो, यू वैल्यू इट बिकॉज इट हैज ए पर्टिकुलर फॉर्म जिसकी आपके सामने वैल्यू है। Hence, it's the form which is the real thing about anything in the world. ये फॉर्म है जिसकी वैल्यू है, बट फॉर्म बाय इटसेल्फ, आप सोचिए उस फॉर्म का दिमाग में, द फॉर्म ऑफ ए चेयर जिसकी आप वैल्यू कर रहे हैं, ये फॉर्म बाय इटसेल्फ इज नथिंग, एंड वी कैन इवन से इट इवन डज नॉट एग्जिस्ट। ये फॉर्म भी एक्चुअली एग्जिस्ट करती नहीं है। Hence, neither nor matter nor form in itself exists. Whatever exists is formed matter. Matter with some kind of form. They are inseparable. A form is what we call a universal. Redness, greenness, chairness, cowness, all of these are universals. These do not exist by themselves. अब आप देखेंगे प्लेटो को क्यों क्रिटिसाइज इन्होंने किया। Plato के ideals, they existed by themselves. But Aristotle ने साबित क्या किया? They cannot exist by themselves. What would always exist is a green flag, a green surface, a green leaf, a green book, a green house. But greenness, apart from all these green things, cannot exist. मैटर के साथ भी ऐसा ही है। मैटर बाय इटसेल्फ विदाउट एनी फॉर्म, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। व्हाट एग्जिस्ट इज एन इंडिविजुअल थिंग। अभी ग्रीननेस क्या है? ये वही यूनिवर्सल, ये फॉर्म है टुवर्ड्स विच थिंग्स आर डायरेक्टेड। दिस इज कॉमन बिटवीन ऑल ग्रीन थिंग्स। ये प्लेटो का आइडिया है, लेकिन प्लेटो का आइडिया अलग था, एक दूसरी दुनिया में रहता था। एरिस्टोटल ने दिखाया नहीं, ये मैटर के साथ रहता है। ओनली इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट। ऐसे यही ग्रीन फ्लैग, ग्रीन सरफेस, ग्रीन लैंड, ग्रीन हल्क, ठीक, अब ग्रीन शी हल्क भी है। तो ये सारी चीजें, सो मैटर एंड फॉर्म आर इनसेपरेबल। वी कैन डिस्टिंग्विश देम इन आवर थॉट, लेकिन एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स में हम नहीं कर सकते। ये है फंडामेंटल चीज जो एरिस्टोटल ने अब नई ऐड की। पूरा डिस्कशन इसी के लिए था, ये साबित करने के लिए कि जो आपके दिमाग में डाइकोटमी है, ये जरूरी नहीं कि बाहर भी हो। अब दूसरी चीज है जिससे और फर्दर क्लियर हो जाएगा कि एरिस्टोटल का मैटर इज नॉट साइंस का मैटर। एरिस्टोटल का मैटर इज रिलेटिव। फिजिकल मैटर ऑलवेज रिमेन्स द सेम। आयरन इज आयरन, आज भी, कल भी, परसों भी। गर्म आयरन इज आयरन, ठंडा आयरन इज आयरन, रस्टेड आयरन इज आयरन, आयरन इज आयरन। तो हमारा मैटर रिमेन्स द मैटर। शेप एंड साइज माइट चेंज, बट इट इज द मैटर। द गोल्ड इज गोल्ड। आप उसकी रिंग बनाए, नेकलेस बनाए, कुछ भी बनाए, ये किसी भी चीज पे अप्लाई होता है फिजिकल। दिस अप्लाइज टू एनी एंड एवरीथिंग व्हिच इज फिजिकल। फॉर्म भी फिजिकल शेप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, a rectangle remains the same shape no matter how many things you put it in. जितने भी फॉर्म्स दुनिया में आप उनकी चेंज भी कर ले, बट रेक्टेंगल रिमेन्स व्हाट इट इज। बट फॉर एरिस्टोटल, फॉर्म जो है, इट इज मोर देन जस्ट ए शेप और साइज। और ये रीजन क्या है इसका फंडामेंटल, क्योंकि फॉर्म भी रिलेटिव है। कहने का मतलब, व्हाट इज मैटर इन वन पर्सपेक्टिव इज फॉर्म फ्रॉम अनदर। सेम फॉर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल दे इसी का, जो हम चेयर तब से बना रहे हैं। वुड इज मैटर इन रिलेशनशिप टू ए चेयर। चेयर इसकी फॉर्म है।
सिमिलरली अगर एक स्टेप आगे जाते, ट्री और वुड का रिलेशन, सो ट्री वुड बी मैटर इन रिलेशन ऑफ वुड बी इट्स फॉर्म। तो आप देखिए एक सीक्वेंस सी बन रही है। वुड was the matter for chair, wood is the form for a plant, for a tree। तो ये सीक्वेंस है। चेयर खुद में अब क्या है, ये भी फाइनल एंड नहीं है, पोटेंशियलिटी का एंड नहीं है, चेयर भी किसी पर्पस के लिए है। अब चेयर बिकम्स द मैटर, दिस से फॉर एग्जांपल फर्नीचर बिकम्स द फॉर्म। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे ये भी तस्वीर खुदा तक पहुंच जाएंगे पर्पस से आगे बढ़ते बढ़ते। Thus the terms matter and form, they are fluid terms। इसको फाइनली हम इस सेंटेंस से सम अप करेंगे। Matter is what becomes and that towards which this movement is directed is its form। WT stays कहते हैं what becomes is matter and what it becomes is form। तो ये इन मिसालों से आपको समझ आ ही गया होगा। अब इसमें इसी सेंटेंस को बोलने का एक और तरीका है। There is one more way in which we can say the same thing। यही जो अभी हमने एक्सप्लेन किया what it becomes है ना, वहाँ से हमारा फाइनल कंसेप्ट जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, we will read there। So we talked about wood is matter when we are talking in relationship with a chair, जो उसकी फॉर्म है। वैसे ही wood would be a form in relationship with a tree would be its matter। तो हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि wood is the possibility which can be actualized in a chair। wood is a possibility which can be actualized into a chair। ये जो सेंटेंस है अगले 10 मिनट हम इसके साथ बताएंगे एंड देन विल कंक्लूड। ये पॉइंट है, इससे एरिस्टोटल ने अपना पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी का फलसफा सामने लाया। लेट्स लुक एट इट। मैटर बाय इटसेल्फ हैज नो फॉर्म, ये हम अभी बात करते आ रहे हैं। फॉर्मलेस है, पर्पसलेस है, लॉलेस है, नथिंग। बट एरिस्टोटल के लिए ये नॉन बीइंग भी हम इसको कह नहीं सकते, क्योंकि इससे कुछ तो आ रहा है फिर, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ इट, वी कैन नॉट कॉल इट नथिंग एज वेल। जैसे वही एग्जाम्पल फिर से, हम क्ले को नथिंग समझते हैं, बट it has the potentiality of becoming either a brick or a cup or a pot or a utensil, anything, hence it is something। Aristotle इसको potentiality कहते हैं। So matter would be potentiality, for it has the capacity of becoming something actual। But what is it that would make matter actual? Potential को actual बनाता कौन है? Aristotle कहते हैं it is the form। The potter, by his skill with the idea of a brick, he turns this indeterminate clay into a brick। So it's the form of a brick जिसने indeterminate clay को actualize किया, जिसके अंदर ये potentiality थी पहले से ही। So the form is the principle of actualization। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Greenness is certainly an idea जिसको आप पहचान सकते हैं। क्लियरली आप जहाँ पे भी, इफ आई शो यू समथिंग, यू वुड बी एबल टू टेल मी इफ इट्स ग्रीन और नॉट। एंड आई डोंट थिंक हम में से कोई इस बात पे बहस करेगा कि नो इट्स नॉट ग्रीन। वी वुड हैव अ फेयर एग्रीमेंट ऑन इट एज वेल। बट ग्रीननेस डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स ग्रीन थिंग्स दैट आर एग्जिस्टिंग। तो ये ग्रीननेस जो है ये एक्चुअलाइज किस में हुई? एक ग्रीन लीफ में, एक ग्रीन बुक में, एक ग्रीन एनीथिंग ग्रीन। ये फॉर्म है। सो फॉर्म इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअलाइजेशन। डेमोक्रिटस के लिए चेंज मैकेनिकल थी। द इम्पैक्ट ऑफ एटम्स, द एटम्स कमिंग टुगेदर इज मेकिंग ऑफ समथिंग।
प्लेटो के लिए आइडिया ऑफ गुड था, विच ड्रॉज थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, एवरीथिंग स्ट्राइव्स टू बिकम idea of good. But the whole Platonic explanation is mythological, as we have said before. Aristotle क्या कहते हैं? Aristotle advances the doctrine of what is called unfoldment. Aristotle के हर एक चीज is caught up in a process of development. Things are less developed or higher developed forms. So everything is moving in the direction of forms from less to high. वो वुड वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, एक हायरार्की सी आपको दिख रही होगी बनती हुई. सो इट इज द फॉर्म विच लीड्स टू दिस अनफोल्डमेंट. अब देखिए यहाँ पे भी आपको हिंदुस्तानी फलसफे का पैरेलल दिखा होगा, सत्कार्यवाद. Aristotle supported his doctrine of unfoldment by the presence of form in organisms. और ऑर्डिनरी प्रोडक्शन में भी हर एक चीज में उनको यही दिखा. फॉर एग्जाम्पल, एक फर्टिलाइज्ड एग से एक चिक का बनना. फर्टिलाइज्ड एग में पोटेंशियलिटी है ऑफ बिकमिंग ए चिक, लेकिन ये एक्चुअलाइज सिर्फ उस मोमेंट पे होती है व्हेन द फॉर्म ऑफ ए चिक एक्चुअलाइजेस इटसेल्फ. ये बिल्कुल सांख्य फलसफे के सत्कार्यवाद जैसा है. द चिक वाज ऑलरेडी देयर इन द एग, इट गॉट ओनली एक्चुअलाइज्ड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. Here, matter is being shaped into a chick. Matter is what? The egg. तो ये जो ये unfoldment है, ये फिर से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, पर्पस ड्रिवन. जब हम भी इंसान किसी मैटर पे काम करते हैं तो यही हो रहा होता है. Potter has in his mind the end of making a brick, for example, जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा. और यही जो एंड है ये उसको फोर्स करेगा इन वर्किंग इन पर्टिकुलर वे. क्ले को जो इनडिटर्मिनेट है उसको इस ब्रिक की शेप देने के लिए ही विल हैव टू वर्क इन अ पर्टिकुलर वे. ऐसी कुछ भी करके ब्रिक नहीं बनेगी, कुछ और बनेगा, ब्रिक नहीं बनेगी. सो इट इज ऑलवेज द फॉर्म विच इज प्रायर टू एक्चुअलाइजेशन. वक्त में भी इट इज the actuality which is prior to potentiality. For example, किसी भी species का member है कोई, does the species precede or the actual member precede? Aristotle says an actual member of a species precedes any potential member. जैसे the begetting of one man by another human, a training of a musician by another musician. An actual man as an actualized individual man, he begets another man who was previously only a potential human being. लेकिन एक actual human being ने ही उसको made it come into being. So it is the actual thing that precedes the potential thing. Only an actual musician can train another musician. In every case, it's the actual which precedes the potential. And everything that comes into being from this discussion, we conclude, moves towards a particular principle and end. The actuality is the end. The actuality is prior to potency. इससे एक ग्रेडेड ऑर्डर अब बनेगा, जो इससे पहले भी हमने बात की. ये ग्रेडेड ऑर्डर क्या होगा? इंडिविजुअल, फिर उसका बड़ा क्लास, फिर उससे बड़ा क्लास. ये है आपका द मोस्ट रूडिमेंट्री क्लासिफिकेशन का सिस्टम. यही आज भी यूज होता है, यही आज भी यूज होता है. जो आपका साइंटिफिक नोटेशन में हम ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये जो हायरार्की है, स्पीशीज में फिर इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशंस, फिर इंडिविजुअल्स. A lot of individuals together make a population. These populations together make a species. These species, few of them together would make a genus. The genus together would make a. तो ऐसे इसको जब ऊपर ऊपर पहुंचते जाएंगे आप,
उसको ऐसे देख सकते हैं, इंडिविजुअल मैन दे वुड मेक द ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, then all these humans together, they and together with other individuals of other groups, they would form the group of animals, then they would form the group of say living things, and then they would fall the group of things, and ऐसे करते करते you have an order. इसमें आपने देखा होगा a higher order includes a lower order. हायर ऑर्डर में हर एक तरीके, तो इससे आप फाइनली एक टॉप मोस्ट ऑर्डर पे पहुंचेंगे, the highest order. What is that? It would be matterless form. क्योंकि हर एक order in itself becomes matter in relationship with a higher order. For example, species जो है, it becomes a form in relationship to individuals. तो हर एक चीज को आप ऐसे एरिस्टोटल के हिसाब से you can make them into graded classes, जिसमें higher और lower ये किस बेसिस पे है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हाउ परवेसिव द ग्रुप इज. हमारे एग्जाम्पल में एनिमल वुड बी हायर देन मैन बिकॉज एनिमल इज द ग्रुप ऑफ एनिमल, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली ह्यूमंस बट कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, काउस. तो ये करते करते वी वुड रीच द टॉप मैटरलेस फॉर्म, जो एरिस्टोटल के लिए विदाउट एनी मैटर है, विदाउट एनी पोटेंशियलिटी, क्योंकि अब वो फर्दर कुछ नहीं बन सकता, तो उसके अंदर कोई पोटेंशियलिटी होगी नहीं. उसको ये एक्टस प्यूरस कहते हैं, और कभी कभार इसी को वो गॉड कहते हैं. दिस इज व्हाट गॉड इज. तो अब आपने देखा होगा एरिस्टोटल के लिए गॉड परफेक्ट भी है, बिकॉज इट इज, इसके अंदर फर्दर कोई पोटेंशियल, ये इससे ऊपर कुछ नहीं बन सकता. यही एरिस्टोटल के लिए प्राइम मूवर भी है. इन व्हाट सेंस कि एवरीथिंग मूव्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन बट इट इज इन इटसेल्फ अनमूव्ड. और इसी के बॉटम में ये जो हायरार्की हमने बनाई, प्योर पोटेंशियलिटी है. प्योर पोटेंशियलिटी का मतलब ये कुछ भी बन सकता है. टॉप पे ये कुछ नहीं बन सकता है, और बॉटम में इट हैज इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी, इट कैन बिकम एनीथिंग. ये प्राइमोडियल मैटर है, फॉर्मलेस मैटर है, प्योर पोटेंशियलिटी. एंड दिस pure potentiality would keep on moving progressively till it is actualized from a lower order to a higher order till it reaches the highest order, which is God for Aristotle. From the perspective of philosophy, जो हमारे लिए important थी समझने के लिए, we are done with Aristotle. But like I said, this is not all Aristotle. This is थोड़ा सा Aristotle. पहले तो बेसिकली यू हैव टू नो एरिस्टोटलियन लॉजिक, बट मोस्ट ऑफ अस नो दैट ऑलरेडी. उन्होंने बस उसको सिस्टमाइज किया. और इसके अलावा फिर एरिस्टोटल के और भी कुछ फ़लसफ़े हैं, एथिक्स पे उनका फ़लसफ़ा है, वो सारी चीज़ें हम उसको, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट अप. हम यहाँ से डायरेक्टली, द पर्पस वी हैड टू स्टडी दीज टू फिलोसफर्स वाज टू डायरेक्टली रीच द मॉडर्न फिलोसफर्स. आई थिंक नाउ वी हैव द बेडरॉक. And now we can start with modern philosophers. We would start with rationalism, and in it we would start with René Descartes. René Descartes से हम start करेंगे inshallah. Let's see how many sessions it takes us to cover René Descartes. Rationalism में we'll take 3 philosophers: René Descartes, Spinoza, and Leibniz, and then we'll move to empiricism. ये एक बारी में though it was content loaded this session, आपको you would have to go through a reading to understand it completely अच्छे से. So we have taken the reading from वो मसी की critical history of Western philosophy, but obviously एक session में I don't think I could have done justice with it. तो आप इसको देख ले खुद से भी एक बार.